हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ मैं सुबह उठकर सबसे पहले खिड़की पर्दा हटा देती हूँ और खोल देती हूँ इसको, तो फ्रेश एयर आती है, अच्छा लगता है सुबह सुबह। और बस इसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और तो सबसे पहला काम चाय बनाने का होता है, तो वही बनाऊँगी चाय। और तो चलिए पहले चाय बना लेती हूँ और चाय बनाते बनाते ही आपसे बात करती हूँ। तो देखिए, कल जो मैंने अपनी सैड स्टोरी शेयर की थी आप लोगों से, तो उसके आगे का भी मैं बताना चाहती हूँ। और वैसे मैं वीडियो उस तरह का नहीं बनाना चाहती क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी होता है, मैं वॉइस ओवर करके ही इसी वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए, उस दिन 26 अप्रैल को जब मेरे हस्बैंड छोड़कर चले गए हैं, तो बस मेरी हालत तो ख़राब थी और भी ज़्यादा हो गई। तो सब ने इन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि इनको एडमिट करा देते हैं। और जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि मुझे हॉस्पिटल का फोबिया है, तो इन लोगों को पता था कि ये इस तरह कहने से जाएगी नहीं, तो मुझे ना धोखे से ले जाया गया। मतलब मेरे को बोला सिस्टर के हस्बैंड, वो भी मुझे जीजी ही बोलते हैं कि जीजी चलो अनुराग से एक बार लास्ट टाइम मिल लो आके। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे यहाँ से टैक्सी कर दी गई। टैक्सी में मैं अकेली ही बैठी क्योंकि उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं जा सकता था। तो मुझे यही था कि मैं अनुराग से मिलने जा रही हूँ, लेकिन लोकेशन उसको हॉस्पिटल की बताई गई और मैं वहीं पहुँची हूँ। तो जैसे ही मैं उतरी हूँ तो वही रोने का तो था ही, सब कहीं रो ही रहे थे सभी लोग। मैंने पूछा कहाँ है अनुराग, तब उन लोगों ने धीरे से बताया कि अनुराग तो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रखने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते हैं डॉक्टर। तुरंत ही वहाँ पर संस्कार के लिए उनको ले गए हैं। फिर तो मैं सब कुछ समझ ही गई कि क्या किया गया है। तो ये लोग बोले पहले आप ना डॉक्टर को दिखा लो। तो जैसे ही डॉक्टर आए, और ये देखिए आपकी जहाँ पर इनका इलाज जो डॉक्टर कर रहा था वही डॉक्टर थे, लेकिन वो डॉक्टर अच्छे थे, मैं ये नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे थे। और उन्होंने मुझे देखा और एडमिट कर लिया और बस मेरा इलाज शुरू हो गया। तो मुझे जैसा कि बाद में सब कुछ पता चला था, डॉक्टर ने इन लोगों से कह दिया था इनकी हालत भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, 1 हफ्ते तक हम नहीं कह सकते कि इनको बचा पाएंगे कि नहीं। तो बस वहाँ पर जाकर ना डॉक्टर ने मेरे को सबसे पहले ये बोल दिया था आप प्रोनिंग पोजीशन में लेटे रहिए। तो वो बात उनकी पकड़ ली थी और मैंने तो बस फिर पलटी ही नहीं, मैं उसी पोजीशन में पूरे 15 दिन लेटी रही हूँ। और उसने ही मुझे बचाया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस पोजीशन में ना ऑक्सीजन का थोड़ा सा ना सही मेंटेन रहता था। और वैसे तो कंसंट्रेटर लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गया था, कम से कम मेरा ना 89 तक ही गया था। लेकिन जो दवाइयाँ शुरू हुई स्टीरॉइड्स वगैरह, तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था। तो जैसा कि उन दिनों बता रहे थे, ब्रेन फॉग हो रहा था और शॉर्ट मेमोरी हो रही थी, मेमोरी ना लॉस हो रही थी, उस तरह का तो मुझे हो रहा था अजीब सा। क्योंकि इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, जब ये लोग देखने मुझे आते थे, सिस्टर और सिस्टर के हस्बैंड पूरा खाना वगैरह लेके आते थे बराबर, उन्होंने 15 दिन मेरी वहाँ भी सेवा की। तो जब एक बार वो लोग आए हैं और मैं ऐसा मेरा दिमाग था, मैं उनसे कह रही थी कि मैं थोड़े से गुस्से में बोल रही थी कि आप लोग क्यों रोज़ आते हैं, ये अनुराग को क्या हो गया, ये मुझे देखने क्यों नहीं आते हॉस्पिटल में। मतलब मुझे बिल्कुल, मैं भूल ही गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। और तब इन लोगों ने सुन के ना, इन लोगों की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत रोए भी थे। बाहर जाके मुझे बाद में पता चला था, इन लोगों को लगा था कि रचना तो पागल हो गई है, इसको क्या हो गया है। तो मतलब बहुत ही टफ दिन थे वो। लेकिन मैं पता है, मैं फिर एक ज़िद में आ गई थी। मैं अपने आप से कह रही थी कि रचना तुझे ज़िंदा रहना पड़ेगा, तुझे किसी भी कीमत पर ज़िंदा रहना है, तुझे मरना नहीं है, तू मर नहीं सकती। मैं बराबर अपने से कह रही थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच के जाऊंगी यहाँ से। और मैं अपने बच्चों के लिए, मुझे जीना है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ना बराबर जब भी मुझे होश होता था तो मैं अपने आप को यही कहती थी। और बराबर मैं ना, फिर मैं यूट्यूब से और इससे अपने मोबाइल पे शिव के जो स्तोत्रम होते हैं वो लगा लेती थी, क्योंकि मैं अपना ध्यान ना बिल्कुल डाइवर्ट करना चाहती थी। जो हुआ है मेरे संग उसको नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि वो अगर मैं सोचती थी तब तो मैं फिर ज़िंदा नहीं बचती। तो यही मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न रहा। और मेरे कहीं ना कहीं मेरा नेचर जो पॉजिटिव है उसने मुझे वहाँ से ज़िंदा वापस कर दिया, लेके आ गए। और लगातार अपने से बोलने के बाद
फिर मेरा 1 हफ्ते के बाद मैं थोड़ी-सी ठीक होने लगी। डॉक्टर ने भी तब कह दिया कि अब ये सेफ़ हैं, अब इनको कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा-सा ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ने लगा, इन्फेक्शन भी कम होने लगा, बराबर टेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो इस तरह से मैं थोड़ी-थोड़ी रिकवर हो गई। लेकिन उसके बाद भी बहुत टाइम लगा था, 6 महीने पूरे लगे। वीकनेस तो इतनी ज़्यादा आ गई थी कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी और 15 दिन के बाद मैं आ गई हूँ अपने घर। तो यहाँ पर आपको बस मैं ना शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हुआ, इन 15 दिन के बीच में मेरे जो फादर इन लॉ थे वो भी एडमिट हो गए थे। उनको तो जैसे ही मेरे हस्बैंड की खबर मिली थी उस दिन के बाद से ही वो बिल्कुल भी ना बोले थे, ना हंसे थे, ना रोए थे, ना खाए थे, ना पिए थे, कुछ भी नहीं किया था। और ये सब चीज़ें ना मुझे पता नहीं थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में कोई भी इस तरह की खबरें नहीं दे रहा था और वैसे भी नहीं देना चाहता था। तो यहाँ वो उनको भी एडमिट करा दिया गया था, मतलब वो जहाँ पर रहते हैं। और जिस दिन मैं आई हूँ 10 तारीख को, 10 मई को घर आई हूँ, उस दिन मेरे फादर लॉ भी छोड़कर चले गए ये दुनिया। वो छोड़कर चले गए, वो भी मतलब कैसा तूफान था हमारे घर में। क्या हो रहा था समझ नहीं आ रहा था, किसकी नज़र लगी इस तरह। इस मैं घर आ गई हूँ तो मेरे बच्चों ने ना किसी ने कुछ भी बताया नहीं मुझे फादर लॉ के बारे में, इसीलिए कि मेरी हालत तो पूरी तरह तो ठीक नहीं थी। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना डाउट हो रहा था। बच्चों से मैंने पूछा कि दादाजी कैसे हैं, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है। मैंने कहा नहीं बेटा, जो भी है मुझे बता दो, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। तब फिर इन लोगों ने मुझे बता दिया कि हाँ दादाजी भी मम्मी नहीं रहे, वो भी चले गए छोड़कर हम सबको। अब आप सोच सकते हैं क्या बीत रही होगी और मेरी मम्मी के ऊपर, मतलब मेरी मदर इन लॉ के ऊपर क्या बीती होगी। एक उन्होंने अपना जवान बेटा खोया, तो 15 दिन के अंदर हस्बैंड खोए। तो 15 दिन के बाद मैं अपने बच्चों से भी मिल रही थी, उनको भी मैं बीमार छोड़ कर गई थी। तो वो थोड़े से अभी ठीक हो गए थे, संभल गए थे। लेकिन ये देखिए ना, अपने फादर को खोया था उन्होंने और मैं भी उसी दिन एडमिट हो गई थी। तो उन लोगों पर क्या बीती होगी, पीछे मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले थे। और पर हाँ, मेरे से ना बात करते रहते, हॉस्पिटल में बात होती रहती थी और मैं उनसे बराबर यही कहती रहती थी कि बेटा मुझे कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत बनाए रखना, मैं बिल्कुल वापस लौट कर आऊँगी, बिल्कुल परेशान मत होना। इस तरह मैं कहती रहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। और तो उनमें हिम्मत बनी रहती थी। और बस फिर मेरी सिस्टर ना काफ़ी 1 महीने तक खाना आगे भी बनाती रही, देती रही, बहुत ज़्यादा करती रही क्योंकि मेरे से तो नहीं हो सकता था इन दोनों। और मेरे फादर इन लॉ चले गए थे तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी उधर ही चली गई थी उनके पास। और मैं और मेरे दोनों बच्चे यहाँ अकेले थे, मैं बीमार पड़ी हुई थी। तो मेरे बच्चे ना, जो कभी जिन्होंने काम नहीं किया था वो भी बेचारे काम कर रहे थे, बर्तन भी धो रहे थे, झाड़ू पोंछा कर रहे थे, थोड़ा बहुत नाश्ता बनाना भी सीख लिया था, ब्रेकफास्ट बनाने लगे थे। और सब्ज़ी मैं कट कर देती थी यहाँ बैठकर धीरे धीरे बेड पर ही। और बस इसी तरह से काम चल रहा था। तो बच्चों की पढ़ाई भी थी, उनको पढ़ाई भी करनी थी। मैं तो ना कई बार क्या होता था, मेरे से नहीं चला जाता था, फिर भी ये लोग अंदर होते थे, पढ़ रहे होते थे, तो मैं धीरे से रात में उठती थी कि किचन थोड़ा सा साफ़ कर दूं, कुछ काम कर लूं। तो कई बार ना उसका बेटे को पता चल जाता है कि मैं उठ गई हूँ तो बहुत गुस्सा करता था। उसने जब मेरे से एक बार ये बोला है कि मम्मी हमने पापा को खो दिया है, आप क्यों नहीं मानते हो, आपको भी कुछ हो जाएगा कि आपको अच्छा लगेगा। जब उसने ये बात कही ना, तब मैं फिर आराम से फिर लेट गई थी। मैंने कहा चलो अब नहीं मैं करूँगी। उसे बहुत लगता था कि आप ठीक हो जाओ पूरी तरह से, तो उसका एक डर बैठ गया था अंदर। तो बस फिर तो मैं धीरे धीरे 1 महीने तक बिस्तर पर रही हूँ घर में भी। और घर में एक उदासी का माहौल तो हो ही गया था चारों तरफ, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप को नॉर्मल करना ही था हर तरह से। तो बस बच्चों की वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही था। मैं बच्चों के सामने कभी भी नहीं रोई हूँ। और मुझे जब रोना आता था तो मैं वॉशरूम में जाकर रो के आ जाती थी और इनके सामने फिर से आंसू पोंछकर मुस्कुरा कर बाहर आ जाती थी। तो बस इसी तरह से दिन निकलते रहे। तो 1 साल तक तो ना बिल्कुल रोना रोना और हर वक्त रोना ही आता रहता है। रात में नींद नहीं आती थी मुझे, बिल्कुल रोती ही रहती थी क्योंकि संभालना बहुत मुश्किल होता है ऐसी कंडीशन में। आप क्या कर सकते हो। नींद नहीं आने से डार्क सर्कल मेरे ना परमानेंट हो गए हैं, इसीलिए आंखों के नीचे। उसका असर ज़रूर होता है, आपके हेल्थ पर भी होता है। और आज ना मेरी बालकनी में ये आई है गौरैया, जो बोलते हैं ना स्पैरो। इसका मैं बहुत इंतज़ार करती थी। ये चिड़िया ना बहुत कम दिखती है। मैं तो आज इतना खुश थी इनको देख कर ना। ये देखिए, आप भी देखिएगा पूरा इसको, बहुत ही प्यारी चिड़िया होती है ये बहुत कम आती है बालकनी में, ये जल्दी से आती नहीं है, मतलब है ही ये कम हो गई है ना चिड़िया।
हाँ, तो मैं बता रही थी इसके बाद ना अप्रैल, मई या जून में बेटे के एग्ज़ाम्स हुए थे। उसका जेईई का उसने दिया था तो उसने क्लियर कर लिया था। वैसे आईआईटी में तो उसका नहीं हुआ था, लेकिन हाँ एनआईटी में एक अच्छा कॉलेज उसे मिल गया है, गवर्नमेंट कॉलेज ही है। और उसके 2 साल के बाद बेटी को भी मिल गया है, अभी मतलब 6 महीने हुए हैं, वो भी अपने कॉलेज में पहुंच गई है। डिज़ाइन का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ही है उसका भी। तो मेरे दोनों बच्चे तो ठीक ठाक लाइन मिल गई है। और तो बस यही है। होता क्या है कि जब भी हमें कोई छोड़कर जाता है तो लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो कुछ भी नहीं होता, पेन भी कम नहीं होता, ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ। 3 साल हो जाएंगे अभी आने वाले 26 अप्रैल को। तो बस होता क्या है, हम उसके साथ ना अपने आप को उसी तरह से जीने की आदत हो जाती है, और वो पेन ना कभी भी नहीं जाता है, वो एक कोने में हमेशा ही रहता है। ये चीज़ मुझे समझ में बिल्कुल आ गई है। पर फिर भी मैंने अपने आप को संभाला है और मेरा पूरा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। मेरे मदर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ का, हर तरह से वो करती हैं हमारे लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता दूँ कि अगर वो हमारे लिए करती हैं, वो अच्छी हैं मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं मैं भी अच्छी हूँ उनके लिए। ये बिल्कुल बात सच है, क्योंकि ऐसे कोई नहीं करता है। कुछ तो बात रही होगी कि जो मेरे लिए वो खड़ी हुई हैं, मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तो सारा मेरी ना सिस्टर इन लॉ देखती हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं वो भी। और वो ना उनका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो सिंगल हैं, उन्होंने शादी नहीं की है अपनी मर्ज़ी से ही, और वो हमारे साथ ही रही हैं हमेशा से। तो शायद ये सब भी पहले से ही प्लान था, ऊपर वाले ने कर रखा था, ऐसे ही आप कुछ मान लीजिए। तो फाइनेंशियली सपोर्ट उनकी तरफ से ही है ज़्यादातर। और देखिए, वैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड भी अच्छी पोजीशन पे थे, वो प्रमोशन होकर अभी डीजीएम बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरी सबसे प्यारी चिड़िया। और मेरी मदर इन लॉ की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ऊपर, बिल्कुल भी। उन्होंने बोल दिया था तभी शुरू में ही कि तुम जैसे रहती थी तुम वैसे ही रहोगी, जैसे तुम जो पहनती थी वही पहनोगी, सब तुम्हें हर तरह का कोई भी मनाही नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा होता है, और एक ये होना भी चाहिए। एक औरत का एक औरत के लिए खड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और ये शुरुआत ना घर से ही होनी चाहिए। तो जब घर से शुरुआत होगी, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, तो इस तरह की कहावतें जो हैं हमारी सोसाइटी में कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कितनी शर्मिंदगी होती है, इस तरह की कहावतें हमारे ऊपर बनाई गई हैं। तो अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे तो इस तरह की कहावतें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है अब कि हम औरत के लिए औरत को खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात है, मैंने जितना लाइफ के अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, सबसे मेन चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी बेटी से भी कहती हूँ, सब चीज़ें पीछे हैं, लेकिन किसी भी औरत का, किसी भी लेडी का, लड़की का ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आज मुझे ये चीज़ समझ में आती है। करने को मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, पर आपके लिए जब कोई करता है या आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो कहीं ना आपको ये चीज़ ना कचोटती है कि कोई मेरे ऊपर कर रहा है, मैं उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ। भले ही वो जताए ना, जैसे कि मेरे लिए भी कभी वो जताते नहीं हैं कुछ भी कि कर रहे हैं, कभी कहते नहीं हैं, कभी इस तरह भी नहीं है कि बोझ है मेरे खर्चों का या जो भी है, कभी नहीं कहते। लेकिन हाँ, पर वो चीज़ आपके ना कहीं हर वक्त चलती रहती है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो मेरा यूट्यूब पर आने का एक रीज़न है सबसे बड़ा, तो ये कि मैं जब बच्चे भी कॉलेज चले गए और घर में कोई नहीं, अकेली हूँ मैं, तो लगता था कि कुछ तो करूँ, कहीं इंगेज रहूँ। ये सबसे बड़ी बात है। इंगेज रहने से मुझे ये था कि मैं अपना ना, जो भी मेरा पेन है या जो भी मेरे साथ इस तरह का है, मैं उस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट रहेगा मेरा, और मैं कहीं रहूँगी तो अच्छा रहेगा। दूसरा ये है, अगर यहाँ से कुछ अर्निंग हो सकती है कभी फ्यूचर में, तो इससे अच्छा फिर क्या हो सकता है। तो मैं भी घर में सपोर्ट कर पाऊँगी और मुझे खुद अच्छा लगेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं अपने आप खुद मैंने डिसीजन लिया है ये,
आने का। मेरे से किसी ने नहीं कहा घर में कि कुछ तुम्हें करना पड़ेगा या तुम्हें करना चाहिए या कुछ अर्निंग करो तुम, मेरे से कभी कुछ किसी ने नहीं कहा। लेकिन बस मैं सोचती हूँ कि मैं भी कुछ करने लगूँ। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तो फिर मेरा भी यहाँ पर काम करने में अच्छा लगेगा। और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगी मैं, कुछ जो भी मुझे आता है वो यहाँ पर मैं शेयर करूँगी। और बस इसी तरह से देखिए आज का पूरा ये व्लॉग निकल गया है। तो मैंने ना आज ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया था। यहाँ मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है और मेथी का पराठा बनाया है। तो मेथी का पराठा की रेसिपी मैंने पूरी शेयर करी है यहाँ पर। और जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मैं यहाँ पर ना स्क्रीन पर उसको लिख दूँगी, क्योंकि आज तो मैंने बोल नहीं पाया है इसमें। और ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल यहाँ बनकर तैयार है। इसका मसाला भुन गया है, मतलब आलू मटर इसमें डाल दिया था और ये कुकर में ही मैंने बनाई है इसको। तो कुकर में ये सब्ज़ी चढ़ाकर मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो ये तब तक पक जाएगी। और बस यहाँ आ गई, मैं कपड़े बाहर डाल रही हूँ। और अब तो काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है। वैसे सुबह शाम ठंडा रहता है अभी भी। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ सारे काम हो गए हैं मेरे। मॉर्निंग के जो भी काम रहते हैं सारे निपटा दिए हैं, नहा धोकर आ चुकी हूँ। अब है लंच की तैयारी। तो आपको जैसा कि मैंने दिखाया था, मेथी का पराठा बनाऊंगी आज मैं, और मटर आलू की सब्जी है और साथ में दही का कुछ बना लूंगी। तो मैं आटा ना गूंद के गई थी, उसको रखे हुए टाइम भी हो गया 10 से 15 मिनट। तो चलिए किचन में चलते हैं। एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए कल का वीडियो देखकर आप लोग भी बहुत दुखी हो गए, मुझे ऐसा लगा कमेंट से पढ़कर। और ये तो एक जायज़ सी बात है कि हम सभी इंसान ही हैं आखिर। तो जब भी कभी किसी का इस तरह का दुख सुनते हैं तो दुख तो होता ही है और आंखें भी भीग जाती हैं। जबकि हम किसी को इस तरह तो नहीं जानते हैं, केवल अभी मैं तो आप लोग मुझे वीडियो में ही देखते हैं, वैसे तो किसी को कोई नहीं जानता है, सारे अननोन हैं। लेकिन ये कहीं ना बॉन्ड हो ही जाता है। और जब आप लोग मुझे इतने दिनों से देख रहे हैं तो कहीं ना आदमी जुड़ जाता है उससे। तो इसीलिए आप लोगों को भी बहुत दुख हुआ उसके, तो उसके लिए वेरी सॉरी। पर मुझे ये बताना था क्योंकि अपनी ये स्टोरी बिना बताए तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी, तो मुझे बताना ही पड़ता और इसीलिए मैंने यहाँ पर शेयर किया था। तो बस अब मेरे ना नॉर्मल ब्लॉग ही आएंगे, आप लोग उन्हीं को पसंद करिएगा। मैं कोई भी इस तरह की ना स्टोरीज नहीं सुनाना चाहती हूँ यहाँ पर। बस मुझे ना आप एक सिंगल मॉम की तरह देख सकते हैं। एक सिंगल मॉम कैसे संभालती है, क्या क्या करती है, उस तरह से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ मैंने दही का एक ना छाछ टाइप का बनाया था, जो कि यूपी में बहुत बनता है, जिसमें कि थोड़ी सी बूंदी पड़ती है और पतला पतला होता है और उसमें ना तड़का लगाया जाता है हींग जीरे का। तो वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। इसमें थोड़ी सी सरसों के दाने भी डाल दिए थे और हींग डालते हैं, जीरा डालते हैं। वैसे इसको ना जो वो दिया होते हैं उसमें लगाया जाता है, मुझे याद है मेरे मायके साइड में। तो उसकी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, एक अरोमा एक बहुत अच्छा सा आता है उसका। तो वो सब तो नहीं था, तो मैंने ऐसे ही ये पैन में लगा दिया है तड़का वाले। तो ये अच्छा लगता है काफ़ी उधर। और इसको पता है इसको क्या कहते हैं, इसको सन्नाटा बोला जाता है यूपी साइड में। तो यहाँ पर मैं मेथी का पराठा बनाने वाली हूँ और ये लंच का टाइम हो गया था। सुबह ब्रेकफास्ट भी कुछ भी अच्छा वैसा हैवी नहीं किया था, तो भूख भी लग रही थी यहाँ पर। तो बस वही बना रही हूँ। फ्रूट्स ही खाए थे खाली ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ देखिए इस तरह से ना इसमें तेल लगा के और ये सरसों का ऑयल ही लगा रही हूँ और इसका लेयर बना लेनी है। और ट्रायंगल शेप में ही बेल कर मैंने यहाँ पर पराठा सेक लिया था।
तो पराठे यहाँ सीख गए थे और इसके बाद स्लैब भी साफ़ कर दिया था। तो बस अब मैं लगा लेती हूँ अपनी लंच की थाली। तो यहाँ आलू मटर की सब्ज़ी थी वो लगा ली है और पराठे रख लिए थे 2। तो चावल वगैरह नहीं होता है तो फिर मैं 2 खाती हूँ और यही है वो सन्नाटा जिसको बोला जाता है। तो मुझे इसका नाम बहुत ही फ़नी लगता है। और चलिए अब बस लंच कर लेती हूँ चलकर। तो ये कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लगता है, मेथी के पराठा हो और कुछ दही का आइटम हो और ये कोई भी एक ना ग्रेवी की सब्ज़ी हो, जो कि काफ़ी पतली वाली ग्रेवी मैंने बनाई है यहाँ पर। तो मैं अब लंच करती हूँ। लंच करने के बाद जो बची हुई सब्ज़ी थी वो मैंने इसमें निकाल दी थी, क्योंकि यही ना रात में भी काम आ जाती है। डिनर में तो मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ ख़ास, कभी जब कुछ भी होता नहीं तब फिर मैं बना लेती हूँ, कोई भी सौते करके सब्ज़ी खा लेती हूँ या फिर कुछ भी भर के पराठा बना लेती हूँ। और यहाँ घी भी मैंने चढ़ा दिया था, तो घी मैंने 2-3 बार मैं ही गर्म करके उसको बनाती हूँ। तो ये टॉफ़ी भी खा रही हूँ, कुछ मीठा खाने का मन था खाना खाने के बाद, तो ये निकाली है मैंने टॉफ़ी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ आराम करने के लिए, आती हूँ यहाँ। उसके पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, अपने मन की बातें लिखती हूँ अपनी डायरी में। और या फिर कुछ कोट्स वगैरह अच्छे अच्छे होते हैं वो कहीं से मिल जाते हैं, वो नोट कर लेती हूँ। तो इस तरह से, और या फिर कोई बुक होती है अच्छी तो वो पढ़ लेती हूँ। कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ और जितनी देर मेरा मन लगता है बस उतना ही करती हूँ। और ऐसे पढ़ने से ना थोड़ा सा फिर आलस भी आने लगता है और बस फिर मैं आराम करती हूँ। बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। दिन में सोती नहीं हूँ वैसे मैं, और ये शाम को मैं आपको मिल रही हूँ। तो ये जो शाम को मैं जाती हूँ वॉक के लिए, ज़्यादातर जाती ही हूँ मैं, क्योंकि देखिए शाम को ना बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है घर में भी, तो मैं वॉक निकल जाती हूँ। 1 घंटे वॉक करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी सिस्टर यहाँ रहती है तो उसके साथ मैं ही करती हूँ, और भी कुछ यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स हैं बन गई हैं तो वो लोग भी होते हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी बातचीत हो जाती है और थोड़ा सा वॉक भी हो जाती है। और मैं बस निकल गई थी यहाँ पर, तो वो भी आ जाती है, फ़ोन पर बता देते हैं कि इस टाइम, वैसे तो ना फिक्स टाइम ही है 7:30 का होता है शाम का, 7 या 7:30 ही हम लोग निकलते हैं। और बस यहाँ वॉक की है, इसके बाद मैं फिर करने के बाद फिर घर आ गई थी। और तो घर आकर मैं फिर बच्चों से बात करती हूँ, दोनों बच्चों से मेरी बात होती है रात में ही ज़्यादातर। और इसके बाद जो भी खाने पीने का होता है वो खाते पीते हैं हम, और बस इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। तो आप लोगों को अच्छा लगता हो अगर मेरा वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।